कल्पना कीजिए, साल 1998 की अंतरिक्ष में पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अमेरिका की CIA के 4 बेहद उन्नत सैटेलाइट भारत के ऊपर से मंडरा रहे थे। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं थे। इनमें की होल और लैक्रोस जैसे बिलियन डॉलर सैटेलाइट शामिल थे, जिनकी नजर इतनी तेज थी कि अगर धरती पर कोई इंसान अखबार पढ़ रहा हो तो ही अंतरिक्ष से उस अखबार की हेडलाइन तक पढ़ सकते थे। अमेरिका को पूरा घमंड था कि उसकी मर्जी के बिना भारत का एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को 100% यकीन था कि भारत के हर कदम, हर विचार पर उनकी पैनी नजर है। लेकिन नीचे राजस्थान के थार रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में एक ऐसा खेल चल रहा था जो CIA के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता, सबसे बड़ी हार बनने वाला था। रेत के उन ऊंचे टीलों के बीच भारतीय सेना की वर्दी पहने कुछ लोग एक ऐसा काम कर रहे थे जिसने पूरी दुनिया को अंधा कर दिया था। ये लोग कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि इनके कंधों पर पूरे देश का भविष्य टिका था। इनका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शख्स जिसके नेम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आखिर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक को सेना की वर्दी क्यों पहननी पड़ी? कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राडार और सैटेलाइट्स को धूल चटा दी गई? और कैसे भारत ने वो किया जिसकी भनक अमेरिका को तब लगी जब धरती फट चुकी थी और आसमान में करेत का विशाल बवंडर उठ चुका था? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान, साहस और विज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सच्ची दास्तान है, ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 की वो गुप्त कहानी जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और उस खुफिया चक्रव्यूह के अंदर चलते हैं जिसे भेदने की ताकत दुनिया की किसी महाशक्ति में नहीं थी। कहानी की असली शुरुआत 1998 से नहीं, बल्कि दशकों पहले हो चुकी थी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उसी वक्त समझ लिया था कि अगर भारत को दुनिया में अपना अस्तित्व और सम्मान बनाए रखना है तो उसे अपनी परमाणु ताकत विकसित करनी ही होगी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध और उसके बाद 1964 में चीन के सफल परमाणु परीक्षण ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। भारत ने दुनिया से कहा कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, लेकिन दुनिया, विशेषकर पश्चिमी देश, इस बात से बौखला गए। भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन सिर्फ इसलिए किया गया ताकि भारत को परमाणु तकनीक और सामग्री न मिल सके। लेकिन 1974 का वो परीक्षण भारत को पूरी तरह से एक परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनाता था। वो एक शुरुआत थी, मंजिल नहीं। जैसे जैसे 90 का दशक आया, दुनिया का राजनीतिक माहौल घुटन भरा होने लगा। अमेरिका और अन्य महाशक्तियां व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT लेकर आईं। इस संधि का सीधा सा मतलब था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वे उसे रखेंगे, लेकिन कोई और देश अब परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। भारत पर इस संधि पर हस्ताक्षर करने का भयंकर दबाव था। ये भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। अगर हस्ताक्षर कर देते तो भारत कभी परमाणु शक्ति नहीं बन पाता, और अगर नहीं करते तो पूरी दुनिया भारत का बहिष्कार करने को तैयार बैठी थी। इसी दबाव के बीच 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण करने का गुप्त आदेश दिया। तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। पोखरण में काम कर रहे इंजीनियरों ने जो केबल यानी जो तार बिछाए थे, उन्हें रेत से अच्छी तरह नहीं ढका। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उन केबल्स की सीधी रेखाओं को पकड़ लिया। तुरंत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत की इस तैयारी को भांप लिया। उस वक्त भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर ने नरसिम्हा राव को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हुए धमकी दी कि अगर भारत ने परीक्षण किया तो अमेरिका ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। भारत को उस वक्त अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन इस विफलता ने हमारे वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया था कि अमेरिका की नजरें कैसी दिखती हैं, उनके सैटेलाइट कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। 1995 की वो हार 1998 की उस ऐतिहासिक जीत की नींव बन गई। मार्च 1998 भारत में आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। वाजपेयी जी एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे, भारत को अब और दबाया नहीं जा सकता।
शपथ ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के प्रमुख थे, और डॉक्टर आर चिदम्बरम, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख थे, उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। मीटिंग बेहद छोटी थी, लेकिन इसके मायने दुनिया का इतिहास बदलने वाले थे। वाजपेयी जी ने पूछा, परीक्षण के लिए आप लोगों को कितना समय चाहिए? जवाब मिला, करीब 30 दिन। वाजपेयी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, तैयारी शुरू कीजिए। इस फैसले के साथ ही जन्म हुआ ऑपरेशन शक्ति का। ये इतना गुप्त था कि खुद भारत की कैबिनेट के कई मंत्रियों, यहां तक कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी शुरुआत में इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, कुछ बेहद करीबी रणनीतिकार और मुख्य वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ही इस राज को जानती थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका की उन अंतरिक्ष की आंखों से बचना। अमेरिका के सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से नियमित रूप से गुजरते थे। ये दो तरह के थे। एक थे ऑप्टिकल सैटेलाइट, जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचते थे, और दूसरे थे रडार सैटेलाइट या सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो बादलों के पार, अंधेरे में और यहाँ तक कि जमीन के कुछ नीचे तक भी देख सकते थे। इनसे बचना असंभव माना जाता था। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने तय किया कि सबसे पहले दुश्मन की चाल को समझना होगा। उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की मदद ली। उनका काम था ये कैलकुलेट करना कि अमेरिकी सैटेलाइट ठीक किस समय पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं, उनकी दिशा क्या होती है, और उनका ब्लाइंड स्पॉट यानी जो वो देख नहीं पाते, वो समय पोखरण पर नहीं होती, कब और कितने समय का होता। कैलकुलेशन से पता चला कि अमेरिकी सैटेलाइट्स के बीच कुछ घंटों का एक गैप होता था, जो ज्यादातर देर रात या अल सुबह का समय होता था। यही वो विंडो थी जिसमें भारत को अपना पूरा काम करना था। अब पोखरण की फील्ड पर आते हैं। यहाँ काम करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर्नल गोपाल कौशिक कर रहे थे। सेना को क्यों चुना गया? क्योंकि सीमा के पास रेगिस्तान में सेना की आवाजाही को अमेरिकी सैटेलाइट एक नियमित गतिविधि मानते थे। अगर अचानक बहुत सारे वैज्ञानिकों की गाड़ियां वहां जाती तो CIA का माथा तुरंत ठनक जाता। इसलिए एक बहुत ही चालाक योजना बनाई गई। कोई भी वैज्ञानिक अपने असली नाम और रूप में पोखरण नहीं जाएगा। सबने भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। डॉक्टर आर चिदम्बरम को नाम मिला मेजर जनरल नटराज, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक डॉक्टर अनिल काकोडकर बन गए मेजर जनरल मत्स्य। DRDO के डॉक्टर के संथानम को कर्नल सिरीस का नाम दिया गया। इन सभी को सेना के अनुशासन, बात करने का तरीका और चाल ढाल की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, ताकि सैटेलाइट से या किसी जासूस की नजर से देखने पर वे पक्के फौजी लगे। रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार रहता था। दिन के समय काम पूरी तरह बंद रहता था। जैसे ही अंधेरा होता और सैटेलाइट्स की नजर हटती, 58वीं रेजिमेंट और वैज्ञानिक काम पर लग जाते। काम क्या था? जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर गहरे कुएं यानी शाफ्ट खोदना, ताकि वहां परमाणु बमों को रखा जा सके। इन कुओं के कोड नेम भी बड़े दिलचस्प रखे गए थे, व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक शाफ्ट में पानी निकल आया था, जिसे सुखाने में बहुत समय लग रहा था, मानो वहां सो रहा हो। रात के अंधेरे में बुलडोजर और खुदाई करने वाली मशीनें चालू होती, भारी मात्रा में रेत निकाली जाती। लेकिन सबसे बड़ा रहस्यमयी काम तब शुरू होता था जब सुबह होने वाली होती थी। सुबह होने से पहले सैटेलाइट के वापस आने का समय हो जाता था। 58वीं रेजिमेंट के जवानों को यह सुनिश्चित करना होता था कि रात में किया गया कोई भी काम सैटेलाइट को नजर ना आए। इसके लिए वे क्या करते थे? जो रेत रात में खोदी जाती थी, उसे पहाड़ों के आकार में इस तरह बिछाया जाता था कि वह हवा से बने प्राकृतिक रेत के टीलों जैसी लगे। टायरों के निशान, बुलडोजर के ट्रैक, ये जवान अपने पीछे झाड़ियां और कांटेदार टहनियां बांधकर रेत पर चलते थे, ताकि हवा और झाड़ियों से सारे निशान मिट जाएं। जब सुबह सैटेलाइट वहां की तस्वीर लेता तो उसे सिर्फ शांत वीरान रेगिस्तान नजर आता। लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 1995 की सबसे बड़ी गलती थी केबल्स का खुला रह जाना।
इस बार कोई चांस नहीं लिया जा सकता था। मोटे मोटे तार जो उपकरणों को कंट्रोल रूम से जोड़ते थे, उन्हें बिछाने के लिए सीधी खाइयां नहीं खोदी गईं, क्योंकि सीधी रेखाएं प्रकृति में नहीं पाई जाती और सैटेलाइट उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। इसके बजाय हवा के रुख और प्राकृतिक टीलों के आकार के अनुसार आड़ी तिरछी खाइयां खोदी गईं और तारों को रेत के नीचे गहराई में दबा दिया गया। यहाँ तक कि जो मशीनें खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, उन्हें सुबह होने से पहले वापस उनकी तय जगह पर उसी दिशा में और उसी एंगल पे खड़ा किया जाता था जिस एंगल पे वे एक दिन पहले खड़ी थीं। अगर एक बुलडोजर कल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो आज सुबह भी उसे उसी जगह उसी दिशा में खड़ा होना था, ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये मशीन महीनों से यहीं पड़ी है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब समय आ गया था सबसे महत्वपूर्ण चीज को पोखरण तक पहुंचाने का, परमाणु बम का कोर, यानी वो प्लूटोनियम और यूरेनियम जिससे धमाका होना था। इसे मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से राजस्थान लाना था। यह काम इतना संवेदनशील था कि एक छोटी सी चूक भी भयंकर तबाही ला सकती थी या अमेरिका को अलर्ट कर सकती थी। मई की शुरुआत में इन खतरनाक और बेहद कीमती कोर्स को साधारण लकड़ी के बक्सों और एप्पल की पेटियों में पैक किया गया। कोई भारी सुरक्षा काफिला नहीं, कोई सायरन बजाती गाड़ियां नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से इन्हें मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पे लाया गया। वहां से भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान से इन्हें रात के अंधेरे में जैसलमेर बेस पे उतारा गया। जैसलमेर से पोखरण तक की यात्रा और भी डरावनी थी। सेना के सामान्य ट्रकों में इन बक्सों को रखा गया। सड़कों पे कोई अतिरिक्त पुलिस नहीं थी। अगर किसी ने उन ट्रकों को देखा भी होगा तो उसे लगा होगा कि सेना का कोई सामान्य राशन या उपकरण जा रहा है। यही वो असली डिसेप्शन था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। जैसे जैसे 11 मई की तारीख करीब आ रही थी, तनाव अपने चरम पर था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्रा और कुछ चुनिंदा लोग हर मिनट की अपडेट ले रहे थे। उधर पोखरण में कुओं के अंदर बमों को स्थापित कर दिया गया था। बमों को कुओं की गहराई में ले जाकर उनके ऊपर कंक्रीट और रेत के भारी प्लग डाल दिए गए थे, ताकि धमाके की कोई भी रेडियो एक्टिव किरण बाहर ना आ सके। 10 मई की रात सारे कनेक्शन चेक कर लिए गए। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदंबरम और अन्य वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में मौजूद थे। कंट्रोल रूम से शाफ्ट्स की दूरी कुछ किलोमीटर की थी। 11 मई 1998 की सुबह, ये वो दिन था जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। सब कुछ तैयार था, बस बटन दबाने की देरी थी। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयानक खेल खेल दिया। अचानक पोखरण में हवा की दिशा बदल गई। तेज हवाएं चलने लगीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि हवा का रुख पास ही स्थित खेतोलई गांव की तरफ था। हालांकि वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास था कि धमाके के बाद कोई भी रेडिएशन जमीन से बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने शाफ्ट को पूरी तरह सील कर दिया था, लेकिन विज्ञान में 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर कोई दरार पड़ जाती, अगर थोड़ी सी भी रेडियो एक्टिव गैस बाहर लीक हो जाती, तो हवा के साथ वो गैस सीधे खेतोलई गांव तक पहुंच जाती। इससे वहां के ग्रामीणों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। डॉक्टर कलाम और डॉक्टर काकोदकर किसी भी कीमत पर अपने देशवासियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। बटन दबाने का समय सुबह तय किया गया था, लेकिन हवा की दिशा के कारण परीक्षण को रोक दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बेचैनी बढ़ने लगी। हर गुजरता मिनट खतरे को बढ़ा रहा था। अमेरिकी सैटेलाइट्स कभी भी वापस आ सकते थे। अगर सैटेलाइट्स ने इस आखिरी वक्त में कुछ असामान्य देख लिया तो अमेरिका तुरंत एक्शन ले सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों का फैसला अटल था। जब तक हवा की दिशा सुरक्षित नहीं होती, परीक्षण नहीं होगा। घंटों बीत गए। नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा पसरा था। सब लोग मौसम विज्ञान विभाग के उपकरणों पर नजरें गड़ाए बैठे थे। दोपहर हो गई। गर्मी अपने चरम पर थी। पसीने से लथपथ वैज्ञानिक बस प्रार्थना कर रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। हवा की दिशा खेतोलई गांव से मुड़कर विपरीत दिशा की ओर होने लगी। ये वो क्षण था जिसका सबको इंतजार था। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली संपर्क किया और कहा, विंड इज क्लियर, वी आर रेडी। उधर से प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, गो अहेड, यानी आगे बढ़िए। समय तय किया गया, दोपहर 3:45। कंट्रोल रूम में उल्टी गिनती शुरू हुई। वो आखिरी के कुछ सेकंड हर उस व्यक्ति के लिए किसी सदी से कम नहीं थे जो कि उस कमरे में मौजूद था। हर किसी की धड़कनें तेज थीं। क्या सब कुछ सही होगा? क्या बम फटेंगे? क्या रेडिएशन बाहर आएगा? ये सारे सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0 बटन दबा दिया गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी थी और फिर अचानक रेगिस्तान की वो सूखी और शांत धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई सोता हुआ दैत्य जाग गया हो। एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ पूरी जमीन थरथरा गई। कंट्रोल रूम की इमारत जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। और सामने जहां कुएं खोदे गए थे वहां की जमीन अचानक एक पहाड़ की तरह ऊपर उठने लगी। रेत और धूल का एक विशाल गुंबद आसमान की तरफ उठा। ये इतना भयंकर था कि जमीन के अंदर कई हजार डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हो गया था, जिसने चट्टानों को भी पिघला दिया था। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए थे, एक थर्मोन्यूक्लियर, एक फिशन बम यानी परमाणु बम और एक सब किलोटन उपकरण। ये एक पूर्ण और सफल परीक्षण था। धूल का बवंडर छटने लगा। वैज्ञानिकों के चेहरे पर जो तनाव था वो अब एक असीम खुशी और गर्व के आंसुओं में बदल चुका था। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति बन चुका था। संदेश दिल्ली भेजा गया, बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन, यानी बुद्ध फिर मुस्कुराए हैं। कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकारों के सामने आए। दुनिया के किसी भी पत्रकार को भनक तक नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है। वाजपेयी जी ने अपने शांत और गंभीर स्वभाव में माइक पर आकर केवल एक छोटा सा बयान पढ़ा। आज दोपहर के 3:45 बजे भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे हैं और वायुमंडल में कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं फैला है। भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। ये बयान इतना छोटा था, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में एक महाविस्फोट की तरह सुनाई दी। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आधी रात को जगाया गया। जब उन्हें खबर दी गई कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है तो वे सन्न रह गए। पूरी अमेरिकी खुफिया मशीनरी, CIA और पेंटागन में हड़कंप मच गया। CIA के निदेशक जॉर्ज टेनेट के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका के अरबों डॉलर के सैटेलाइट, उनके हजारों खुफिया एजेंट सब के सब धरे रह गए थे। पूरी अमेरिकी मीडिया ने अगले दिन CIA की धज्जी न उड़ा दी। इसे डेकेड का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, यानी दशक की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी करार दिया गया। CIA समझ ही नहीं पा रही थी कि भारत के वैज्ञानिकों ने उन्हें चकमा कैसे दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत के लोग उनके सैटेलाइट्स की टाइमिंग जानकर, रात के अंधेरे में काम करके और रेत को वापस उसकी जगह पर रखकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। परीक्षण के ठीक 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और छोटे परीक्षण किए, जिससे कुल संख्या 5 हो गई। ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो भी कम खौफनाक नहीं था। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऋण मिलना बंद हो गया। विदेशी निवेश रोक दिया गया। दुनिया को लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ही महीनों में घुटने टेक देगी। लेकिन ये भारत था, एक नया भारत। वाजपेयी जी की सरकार और भारत की जनता ने इन प्रतिबंधों का डटकर सामना किया। अप्रवासी भारतीयों NRIs ने आगे बढ़कर रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स में भारी निवेश किया और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खाली नहीं होने दिया। धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ गया कि भारत को ना तो डराया जा सकता है और ना ही उसे अलग थलग किया जा सकता है। कुछ ही सालों में अमेरिका सहित सभी देशों को अपने प्रतिबंध हटाने पड़े और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देनी पड़ी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पोखरण 2 सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं लगता, ये एक उद्घोष था। ये उन वैज्ञानिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बुद्धिमत्ता की कहानी है जिन्होंने बिना किसी सुख सुविधा के 50 डिग्री की तपती रेत में देश के दुश्मनों को अंधा करके भारत माता के माथे पर एक अजय होने का तिलक लगाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक राष्ट्र अपने संकल्प पर अडिग हो जाता है, जब उसके नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी सैटेलाइट और कोई भी तकनीक उन्हें रोक नहीं सकती। ऑपरेशन शक्ति के उन गुमनाम नायकों, सेना के उन जवानों और हमारे महान वैज्ञानिकों को ये देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी इसी खामोश मेहनत की बदौलत आज हम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अब किसी की धमकियों से डरने वाला देश नहीं है।
ये थी पोखरण के उन दहकते हुए रेगिस्तानों के सीने में दबी वो सच्ची दास्तान जिसने भारत को हमेशा के लिए एक विश्व शक्ति बना दिया। दोस्तों, अगर पोखरण की इस गुप्त दास्तान ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके उन वैज्ञानिकों के साहस को सलाम जरूर करें। इस गौरवशाली और हिडन कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि हर भारतीय को अपने देश की इस जीत का पता चल सके।